और स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में ही मैं एक चीज कह देता हूँ कि मेरे जितने भी, हालांकि पूरा मेडिकल समर की बात है, लेकिन सीएचओ साथियों के लिए भी स्पेशल कह रहा हूँ कि सीएचओ साथी को एक छोटी सी खरोच भी कोई करने की कोशिश करेगा जिस हाथ से, उस हाथ को ही नहीं पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। और सरकारों के लिए स्टार्टिंग में बोलते हैं कि अरे जुल्म मत कर इतना, इन सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब, और उसी इनकलाब की बदौलत आज हमारे ये जो सभी साथी सीएचओ साथी हैं, चाहे पैरामेडिकल वाले साथी हैं जिनकी अभी ज्वाइनिंग हुई है, चाहे जितने भी हुए हैं, उसी इनकलाब की बदौलत आज आप सभी को पता है कि हम सब अपने परिवार के पालन पोषण और आने वाले वक्त में एक मजबूत कैडर तैयार करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसी इनकलाब की बदौलत आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, सभी एकजुट हैं और ये खुशियां मना रहे हैं। तो ऐसे इनकलाब पैदा करने वाले भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे जितने भी हमारे पूर्वज हुए, उन सभी ने हमारे देश को आजाद करवाया। और आज बेरोजगारी की नींव से आजादी दिलाने का काम भी उन्हीं के नारों से हो रहा है, उन्हीं की भावनाओं से हो रहा है, उन्हीं के विचारों से हो रहा है। तो सबसे पहले तो उन सभी को हम सभी की तरफ से सशक्त नमन और उन सभी के लिए तहे दिल से श्रद्धांजलि। और हमेशा हम उनकी विचारों पे चल के इस देश को बदलने का काम करेंगे, ऐसा हमारा मानना नहीं है, हमारा ध्येय और प्रतिज्ञा है। आगे चल के हर हाल में हम आज इस प्रोफेशन को बदल रहे हैं और आगे चल के स्वास्थ्य ढांचे को भी बदलेंगे और बदलते जा भी रहे हैं। साथ में जो पूरा राजस्थान है, साथ में देश है, पूरा विश्व है, किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य है, इस ढांचे को मजबूत भी करेंगे, जिससे उसकी बदौलत पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व की जो स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होगा तो हर जगह पे खुशहाली आएगी। और बीमारियों से, मौत से जो निजात देने वाले शख्स यहाँ पे बैठे हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, कोविड में भी भाग भाग के कोविड वॉरियर बन के सभी ने लड़ाई लड़ी और मजबूती से इस सरकार का साथ भी दिया, लोगों के स्वास्थ्य का खास करके साथ दिया, किसी की जिंदगी बचाई, किसी के लिए कुछ किया। तो इन सभी सीएचओ साथियों को और सभी मेडिकल समर के साथियों को भी मेरा धन्यवाद है, बहुत सारा तहे दिल से प्यार है और तहे दिल से सम्मान है। हमेशा इनके लिए आधी रात को भी जहां जरूरत पड़ेगी, आपका भाई, बड़ा भाई भरत बेनीवाल आप सभी के लिए हमेशा इसी तरह से खड़ा रहेगा, लड़ता रहेगा। साथियों, माता पिता 25-30 साल तक अपने रहने की, पालन पोषण की सब तरीके से व्यवस्था करते हैं, वही अपन लोगों को पाल पोष के बड़ा करते हैं, सारा खर्चा वो लोग लगाते हैं। लेकिन उसके बाद आगे की जो नौकरी की व्यवस्था होती है और उसमें अगर थोड़ा सा भी आपके भाई का आप सभी को रोल लगता है कि वास्तव में आपके भाई ने आप लोगों के लिए कुछ किया है, तो मैं तो आज आपसे एक ही चीज मांगने आया हूँ यहाँ पे, और वो भी मेरे लिए नहीं, आपके लिए मांगने आया हूँ। हमेशा एकजुट रहना, यूनिट रहना। मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी कोई भी मांग पूरी करवाने से रोक सके। 100% हर मांग पूरी होगी, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। और आपको पता है, जब से सरकार को ये पता लगा है कि ये क्रांति मार्च जिले जिले होके आज 15-16 जिलों में पहुंच चुका है, तो सरकार का पूरा मैसेज है। सभी जगह से सीआईटी को हम पहले ही आगाह कर देते हैं कि हमारी सभा है और यहाँ पे क्रांति मार्च है और उसमें ये हमारी मांगे हैं, तो वो सीएम हाउस तक सभी जगह पे पहुंच रही है। हर जिले से खबरें जा रही है सरकार के पास। सरकार को खौफ हो गया है, क्योंकि मुझे पता था सभी साथी लोग बहुत ज्यादा बुला रहे थे कि स्वागत कार्यक्रम रखना है, स्वागत कार्यक्रम रखना है। मैंने कभी भी सामने से नहीं कहा, आप लोगों का प्यार है, आपने खुद स्वयं कह के बुलाया और सम्मान दिया। ये हमेशा मुझ पे तो ऋण रहेगा, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा जीवन भर। जो आपने सम्मान दिया है, इस सम्मान को हल्का सा भी पीछे नहीं जाने दूंगा। इसके लिए हर जबान पूरी करूंगा, हर वादा पूरा करूंगा, क्योंकि आपका भाई पॉलिटिशियन नहीं, लीडर है। पॉलिटिशियन और लीडर में क्या फर्क होता है वो मैंने बताया था, वीडियो में भी देखा होगा आपने। आपका भाई लीडर है जो लीड करता है अधिकारों की लड़ाई के लिए, शोषण को बंद करने के लिए। और
जो गलत काम हो रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने वाला व्यक्ति हो, इस तरह का लीडर होता है। और समाज को सुधारने का काम जो करे वो लीडर होता है। एक होता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हटाने का काम करता है। कैसे भी करके कुर्सी आनी चाहिए। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं, चुनाव में आते हैं, चुनाव से काफी समय पहले आते हैं और आके फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले लेके आते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करके टिकटें ले लेते हैं। टिकटें लेके और चुनाव में लगा के जो आदमी 20 करोड़ रुपए लगा के चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, तो वो कहां से निकालेगा? हमारी जनता के बीच से निकालेगा। लेकिन जब हमारा शोषण हो रहा होता है हमारे साथ, वही लोग बाद में शोषण करते हैं और जब शोषण हो रहा होता है उनमें से कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस सिस्टम को हमें बदलना होगा। तो हमें, मैंने बीड़ा उठाया है, इस पूरे मेडिकल प्रोफेशन को बदलना है। क्या आप लोग साथ देंगे? 4-4.5 महीने बीत चुके हैं। 1 साल में पूरा प्रोफेशन बदलने की कसम खाई थी। 8 महीने के लगभग शेष है और आपसे वादा करता हूं कि जब तक इस प्रोफेशन को नहीं बदल देंगे, एक कदम भी पीछे नहीं रखेंगे और इसी तरह तूफान की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। और जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस तूफान के सैलाब में सरकार कान खोल के सुन ले, ये वही तूफान है जब प्रधानमंत्रियों की सभाओं में भी उखाड़ के सिस्टम फेंक दिया था और मुख्यमंत्रियों की सभाओं में सिस्टम उखाड़ के फेंक दिया था। और अब की बार उस तूफान से भी बड़ा बवंडर आएगा अगर हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई, हमारे प्रोफेशन के साथ एक भी खिलवाड़ हुआ, किसी के साथ गलत करने का प्रयास किया। खुली चुनौती है मेरी सरकार को कि हाहाकार मचा देंगे, तांडव मचा देंगे। किसी माई के लाल में दम हो तो सीएचओ का नियमितीकरण रोक के दिखाए। सरकार कान खोल के सुन ले। नियमितीकरण चाहिए हमें जल्द से जल्द। संविदा के कुछ दिनों पहले आपने घोषणा की संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, तो उसमें सबसे पहला नंबर सीएचओ का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हमारे सीएचओ यूनाइट है और सबसे ज्यादा सेवाएं अगर कोई मजबूती से देगा तो सबसे आगे होकर ये सीएचओ देंगे। और कोविड में भी हम लोग अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आने वाले वक्त में भी कोशिश यही रहेगी कि नहीं हो ज्यादा कोविड का, तब भी हम सेवाएं इसी तरह से देंगे। और हमारे देश के लिए एक अदृश्य दुश्मन, कोरोना नाम के अदृश्य दुश्मन से जिस तरह से लड़ाई लड़के और आगे बढ़ रहे हैं और इस देश की सेवाएं कर रहे हैं। जब हमारे बॉर्डर पे हमले होते हैं, देश पे हमले होते हैं, तो हमारे सैनिक वहां बॉर्डर पे जो शहादत देके भी अपने देश की सीमाओं और हम सभी की रक्षा करते हैं, हमारे भारत देश की रक्षा करते हैं। तो हम भी क्या रक्षा नहीं करते? आप बताइए, करते हैं ना? तो हम क्या हुए? हम भी तो सैनिक ही हुए ना। और सैनिक का सबसे ज्यादा सम्मान होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? तो उस सेना का अगर तुम सम्मान करते हो, सरकार उस सेना का सम्मान करती है, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले अगर कोई काम हो संविदा कर्मियों का, तो इस मेडिकल विभाग के संविदा कर्मियों का यानी कि सैनिकों का सम्मान होना चाहिए, उनका काम होना चाहिए। और जो तो साथी इनको परमानेंट करने का सरकार करे जल्द से जल्द काम, क्योंकि नियमितीकरण का लगभग काम हमने दिल्ली सरकार से पहले ही करवा लिया है। 5 साल बाद परमानेंट करने की, जो 6 साल बाद परमानेंट करने की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली सारा काम चालू करवा दिया था। तो कश्मीर में भी 4 लोग स्थायी रूप से अपने सतपाल मलिक जी से उस वक्त मिलकर करवा लिए थे। और हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो काम किया कि 5 साल बाद सभी को परमानेंट करने के लिए उन्होंने धन्यवाद, वो मेरे मित्र भी है एक तरीके से, और उनको धन्यवाद दिया। लेकिन वो भी केंद्र सरकार को पत्र लिखे और राजस्थान सरकार और राज्यों की सरकारें वो भी उन्हीं की तर्ज पे। अब तो आपको जोर आना ही नहीं चाहिए नियमितीकरण में, क्योंकि जब अदर राज्यों में कर दिया गया है तो क्या राजस्थान में नहीं होना चाहिए? भारत बेनीवाल, भारत बेनीवाल, भारत बेनीवाल। साथियों 100% होना चाहिए। मुद्दे हैं छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। आप सभी को पता है कि पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव हो तो हिंदी इंग्लिश में हो। ये 2 मांगे थी अपनी, तो अपन चाहते हैं कि भाई ये सारी मांगे पूरी हो, इसी में अपन लोग लगे हुए हैं। आप सभी को पता है आज की मीटिंग होती, लेकिन आज कोविड की वजह से हिंदी इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव वाले मामले में मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन लगभग निर्णय हो चुका है दोनों विभागों में। और आर्यभट्ट में एक छोटी सी पॉइंट पे तनातनी चल रही है, उनको साथ बिठा के वो मीटिंग कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमें कॉलर पकड़ के मीटिंग करवानी ढंग से आती है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योंकि
हमारा एक ही नियम है, एक ही उसूल है, पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर नहीं माने तो दे दनादन। तो सरकारों को पता भी है इस बात का कि क्रांति मार्च चल रहा है, सरकार टेंशन में चल रही है कि क्यों चल रहा है ये क्रांति मार्च, ऐसी क्या बातें हो गई, हर जिलों में जा जाके रैलियां हो रही है, सभाएं हो रही है, ऐसा क्या बवाल होने वाला है। और न्यूज़पेपर्स में खबरें इसी प्रकार से निकाली जा रही है कि इन सभी जिलों के बाद जयपुर को पूरे को हिलाने की बारी हो सकती है नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अगर आपने मांगे पूरी नहीं करी, और मांगे मैं सारी आपको बता दूंगा अभी वीडियो के और आपके लाइव के माध्यम से सभी को बता भी देते हैं और अभी भी बता देंगे, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो जयपुर में जलजला आएगा कि नहीं आएगा। और ये यूनिटी देख के तो सरकार को पता लग ही गया होगा, उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ज्यादा कि माहौल कितना खराब हो सकता है। अगर खाकी में हमारे भाई खड़े हैं, खाकी वर्दी में, तो सफेद कोट वाले भी हमारे ये भाई हैं, और अगर खाकी वर्दी और सफेद कोट को आमने सामने नहीं करवाना चाहते हो तो हमारी मांगे पूरी कर दे सरकार। दूसरा, खाकी वर्दी वाले भी हमारे सभी साथी ऐसे बात नहीं है, परिवार के हम तो हर बार यही कहते हैं कि लड़ेंगे जब तक हाथों में हाथ है, सब लड़ेंगे जब तक हाथों में हाथ है, हम सबका एक दूसरे का साथ है, और ये अंदर की बात है कि पुलिस हमारे साथ है। साथियों, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ये ऑब्जेक्टिव वाला मैटर भी निपट जाएगा। प्रयास यही है कि ऑब्जेक्टिव में हो जाए, और लगभग चांसेस भी इसी के हो गए हैं। हमने आपको पूरा, मैंने वीडियो में बता भी दिया था कि क्या क्या हमने इनके सामने चीजें रखी हैं। इतना मोटा पूरा किताब की तरह का एक ज्ञापन सौंपा था, पूरे इनको काम दिए थे। इनको तो ये लगता था कि स्टैंडर्ड, बोले हिंदी में, हिंदी इंग्लिश करवा रहे हो, इंग्लिश में होना चाहिए, स्टैंडर्ड की बात है हमारी यूनिवर्सिटी की। अरे तुम्हारा स्टैंडर्ड उस दिन बहस करना चला गया था क्या? तुम्हारी बुद्धि बहस करने चली गई थी क्या? जिस दिन तुम लोग उस पेपर को जब चयन प्रक्रिया में ले रहे थे तो हिंदी में लिया, उस दिन तुम्हारी बुद्धि कहां बहस करने चली गई थी? दूसरी बात, कहते हैं स्टैंडर्ड, मैंने कहा पेपर पे लिख के दे दो कि हिंदी तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है, इंग्लिश से तुम्हारा स्टैंडर्ड बनता है, ये लिख के दे दो। तो हाथ खड़े कर दिए, बोले मरवाओगे क्या, देश के खिलाफ लिखवा के। सही बात है ना? अगर इनको इंग्लिश में स्टैंडर्ड चलता है, ये कहते हैं कि इंग्लिश हमारा स्टैंडर्ड है, तो चले जाओ लंदन, यहाँ के बैठे हो, चले जाओ ब्रिटेन, संभाल लो इंग्लिश में वहाँ की यूनिवर्सिटी, नहीं क्या कर लो वहाँ नौकरियां। तो हमने साफ कहा है, पर फिर भी हिंदी इंग्लिश चलो स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग तो स्टैंडर्ड हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मानते हैं। फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर इंग्लिश में ही लेना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं, नहीं क्या कहते हैं। आपने किताबें लेट, किताबों के लिए तो भरत जी आपने कभी नहीं बोला। मैंने कहा कि बोल रहा हूं ना, अब बोल रहा हूं ना, मैं बोल सकता था किताबों के लिए भी, पर अब हमें बोलने के लिए हमें मौका चाहिए होता है ना। हमने बोल दिया कि 3.5 महीने हो गए, अब किताबें आई है, 1 महीने में तुम्हारे बाप दादा भी इसकी तैयारी कर सकते हो, तो बताओ सारे के सारे साथी लोग पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? गलती किसकी? सरकार की। सीएम तो कभी गलत नहीं होता। हमारे मेडिकल संवर्ग के किसी भी संवर्ग के साथी कभी गलत नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने 4-4 महीने इनको कोविड में सेवाएं दी, केवल 7900 रुपए में दी के नहीं दी, उसका तोहफा अब तक इन्होंने दिया अपन को। हमें चाहिए तोहफा, और लठ बजा कर लेंगे, ऐसे नहीं दोगे तो। भरत बेनीवाल, भरत बेनीवाल, भरत बेनीवाल, राजस्थान का एक ही लाल। साथियों, 10,000 का इश्यू हो गया प्राइवेट कॉलेजेस के मामले में, ध्यान है आपको। अभी हम लोगों का जिस दिन अचानक से, जैसे मेरे को पता चला कि आरयूएचएस के अकाउंट में इन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, उसके अगले दिन ही अचानक से अपन ने आंदोलन कर दिया और वहीं रुकवा लिया सारा काम। गवर्नमेंट का अपन ने क्लियर करवा ही लिया था सभी कॉलेजेस का। अपन चाहते थे कि एक बार गवर्नमेंट का क्लियर हो जाए तो उसी के आधार पे प्राइवेट का भी क्लियर करवा लेंगे। तो काफी हद तक काम 70%, 80% लगभग काम क्लियर हो चुका है। और वैसे भी कॉलेजेस से ये पूछ लिया गया है
कि जब तक सभी कॉलेज से पूरी चीज उसमें आप पढ़ लेना, ऑर्डर में मांग लिया है कि भाई आप लोगों के यहाँ बच्चे रहे कि नहीं रहे, तो ज्यादातर कॉलेज ने तो वैसे लिख के भेज दिया कि भाई नहीं रहे, तो उनको तो वैसे ही मिलने हैं प्राइवेट कॉलेज को। लेकिन कुछ कॉलेज दबाव बना रहे थे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कॉलेज दबाव बनाता है उसको भी कान खोल के सुन लेना चाहिए कि भरत बेनीवाल कहते हैं इसको कई कॉलेजों के पहले ताला लगा चुका है, और तुम्हारी कॉलेज का नंबर नहीं आ जाए, ध्यान में रख लेना इस बात को। क्योंकि दो कमरों में तुम कॉलेज चलाते हो, तुम्हारे पास लैब नहीं है, तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, तुम्हारे पास हॉस्टल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हो आप लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम और सभी कॉलेजेस में जब आपको बैचेस मिले हुए उनसे खूब कमा रहे हो। क्या भारत सरकार के लिए तुम इतनी सेवा भी नहीं कर सकते कि 2-3 महीने इन सीएच तो साथियों को सीसीएच आप लोग करवा दो, और थोड़े पैसे कम करके आप लोग फीस करके, केवल 2 महीने की तो बात थी, कोई 5 साल की बात थी क्या? आप बताओ, जो इन लोगों ने इस तरह से करना शुरू कर दिया। हम मानते हैं कॉलेजों के बिजली पानी भी जला, साथ में स्टाफ भी रहा, स्टाफ भी ड्यूटी करते हैं, कुछ पढ़ाते भी हैं, ठीक है। बसेस में छोटे मोटे कई कॉलेजों में बसेस में भेजा भी जा रहा है, तो जो चीज जायज है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप लोगों का चल जाएगा। लेकिन हमारे सीएचओ के पैसे की तरफ आंख उठाने के प्रयास किया किसी ने, तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी और कंचे खेले जाएंगे, ध्यान रखिए साथियों। किसी को चिंतित करने होने की जरूरत नहीं है, हम लोग मजबूत हैं, यूनिटी हमारी मजबूत है, और हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे, आप सभी के लिए आगे खड़े रहेंगे। और कई साथी लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी से मिल लो, उनसे मिल लो, इनसे मिल लो। भैया मिलने से नहीं, फाइलें कर्मचारियों से और अधिकारियों से चलती हैं, आप सभी को पता है। एक फाइल चलती है, उसकी कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है, कितना बड़ा सर्कुलेशन होता है, पूरे सर्कुलर से एक फाइल चलती है। पहले एनएचएम के नॉर्मल एक अधिकारियों से फाइल चलती है, ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग में है तो नॉर्मल अधिकारी से फाइल चलेगी, फिर एनएचएम पीडी के पास से अप्रूवल होगा उसका, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार होकर फाइल पीडी साहब के पास जाएगी, पीडी उसको चेक करता है, फिर एमडी के पास फाइल जाती है, एमडी से फाइल जाती है हेल्थ सेक्रेटरी के पास, एसीएस साहब तक, और फिर पीएचएस यानी प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी तक, फिर उसके बाद फाइल जाती है मंत्री तक, मंत्री के यहाँ से पूरा अप्रूव होके आता है। लेकिन साथियों एनएचएम की छोटी छोटी चीजों में फाइलें मंत्रियों तक जाती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? क्या अधिकारियों के इतना दम नहीं कि वो अपने स्तर पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 10-10 हजार ये निर्णय ले सके? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए निर्णय? अरे भाई साहब, इससे साफ पता चलता है कि अधिकारी कितने डरपोक हैं। कई अधिकारी डरते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 100 में से 80%, 70% अधिकारियों ने चोरियां कर रखी है, मंत्रियों के साथ मिलकर चोरियां कर रखी है। तो हम लोग भी बिल्कुल ईमानदार हैं, तो ईमानदार लोगों का सामना आप लोगों से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप हमारी मांग पूरी कर दो। हम लोग ईमानदार लोग हैं, सीधे चैम्बरों में घुसते हैं, पर्चियां देने का हमारे यहाँ कोई काम नहीं चलता। अधिकारी कान खोल के सुन ले, हमारा काम कर दो। हम किसी को बेवजह कभी सताते नहीं है, और हमारे पे बात आ जाती है तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। कई कहते हैं, कईयों को फोन भी करना पड़ता है, कई अधिकारियों को करते हैं, कहते हैं कॉलेजों में परेशान कर रहे हैं, कभी कई सेंटर पे परेशान कर रहे हैं। मैंने तो साफ कह रखा है कि भैया फोन पे समझ जाओगे या वहां आके समझाऊं आपको। खुली चुनौती है मेरी सभी से, अधिकारियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है, पहले तो आवेदन और निवेदन, और उसके बाद दे दनादन वाली बात नहीं आए, इसलिए आप हमारे काम करने शुरू कर दो। मंत्री जी से, नए मंत्री जी हैं, इन दिनों में अधिकारी खूब चेंज हो गए, आप सभी को पता है। सेक्रेटरी से लेके, पीडी से लेके, एमडी से लेके मंत्री सब चेंज हुए हैं, और बार बार चेंज हुए हैं। इस वजह से थोड़ी थोड़ी काम में पेंडेंसी आ गई और भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ गई। एक अधिकारी को पूरा मैटर समझाते हैं, इतने में दूसरा आ जाता है, दूसरे को समझाते हैं, तीसरा आ जाता है, तो पूरी फाइल समझाने में समस्या आ जाती है बहुत बड़ी। और कोई भी अधिकारी पहले वाली अधिकारी की फाइनल की हुई फाइल को भी 1000 बार पढ़ता है, क्योंकि पहले कईयों के साथ ऐसा हो चुका कि जाते जाते अधिकारी कई गलत चीजों पे साइन कर गए, और फिर उसके बाद उसका खामियाजा साइन करके फाइल तैयार कर गए, और आके किसी अधिकारी ने, अगले ने भी साइन कर दिए कि ठीक है वो कर गया तो सही होगा, और फिर वो चीजें गलत निकली, उसमें फर्जीवाड़ा साबित हो गया, तो फिर अधिकारी था उसके फंसने के चांसेस हो गए। तो डरते हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, तो इसलिए सारे अधिकारी, सारे मंत्री उस चीज को पढ़ते हैं और तरीके से उस पर विचार करते हैं, जब जाके समाधान होता है। साथियों आप सभी को पता है कितनी लंबी प्रक्रियाएं,
उन प्रक्रियाओं को इतना फास्ट लेपन ने 6 महीने में करवा लिया, क्या ये खुशी की बात है कि नहीं है? इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है सीएसओ की आज तक की, है ना? तिगुनी चौगुनी। और 7810 पदों पे भर्तियां कराना क्या लगता है आपको संभव था? केवल 2310 लोगों की भर्ती होनी थी और 2310 में भी जो एम्स में टॉपर थे वो तो एम्स में चले गए थे, आप सभी को पता है। 1000-1500 मेरे भाइयों को ही नौकरी मिल पाती, कैसे कैसे करके दिल्ली में कोविड में अनशन पे बैठ बाट के निर्माण भवन से कैसे जैसे करके 5500 की फाइल क्लियर करवा के लाए, उसका बजट क्लियर करवाया। क्यों? मेरे को पता था एक प्रॉब्लम और आएगी, क्योंकि अगली 5500 में फिर सीसीएस जोड़ते लोग, और फिर क्योंकि 2500-3000 से ऊपर भर्तियां विदाउट सीसीएस किया हर राज्य में, बाकी सब में सीसीएस लागू कर रहे हैं। ध्यान है आपको?